अगर आप सबको मेरी ये न्यूज़ स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 21 टू 25। अखन रीमा और चाहत के बीच के रिश्ते को लेकर उलझन में था। वे दोस्त नहीं लगते थे क्योंकि रीमा हमेशा चाहत से एक दुश्मन की तरीके से बात करती थी। हालांकि वो आज चाहत के पक्ष में खड़ी हुई। अखन को यकीन नहीं था कि रीमा चाहत की मदद कर रही थी या केवल उससे नफरत करती थी। यदि रीमा उससे नफरत करती थी तो उसे सच में ये पता नहीं था कि वह ऐसा क्यों करेगी। दूसरी तरफ चाहत के भाई और राज को नहीं पता था कि आज सुबह क्या हुआ था। उन्हें लगता था कि रीमा भी चाहत पर हंसने के लिए यहाँ आई थी। चाहत के भाई और राज की नज़र में चाहत खुद एक मजाक थी जिसे धमकाया जाना चाहिए था। उन्होंने कभी इस संभावना के बारे में नहीं सोचा कि रीमा और चाहत दोस्त हो सकते हैं। उनके दृष्टिकोण से यह असंभव था। क्यों? उन्हें विश्वास नहीं था कि रीमा, जो एक शक्तिशाली परिवार की लड़की थी, चाहत, जो एक गरीब परिवार से थी, से दोस्ती करेगी। दरअसल उन्हें रीमा की बैकग्राउंड के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। उन्हें केवल इतना पता था कि उसे प्रिंसिपल का समर्थन प्राप्त था। काव्या और राज सहित सभी का मानना था कि रीमा चाहत का मजाक उड़ाने के लिए यहाँ आया था, सिवाय अखंड के जो संदिग्ध दिख रहा था। ईशानी अब घबरा गई थी, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मुझे पता है, वे सभी मेरी सुंदरता से ईर्ष्या करते हैं, चाहत ने मजाक में कहा, जैसे उसकी सुंदरता वास्तव में उसके लिए एक बोझ थी। ताशा तुरंत जोर से हंस पड़े। उसने चाहत को तिरस्कार से देखा। चाहत, तुमने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? मुझे तुम्हारी खूबसूरती तो नहीं दिखती, लेकिन तुम्हारी गरीबी साफ झलकती है। बिल्कुल, कोई भी तुमसे ईर्ष्या नहीं करेगा। तुम बेचारी लड़की। काव्या और राज ने तुरंत सहमति दे दी। हालांकि वे चाहत को धमकाते थे क्योंकि वह उनसे ज्यादा सुंदर थी, लेकिन वे कभी भी यह स्वीकार नहीं करती थी। कोई भी यह नहीं जानता था कि काव्या और राज को गुनिल को परेशान करने में मजा क्यों आता था, लेकिन यह मान्यता थी कि चाहत काव्या और राज से अधिक सुंदर थी। इस प्रकार चाहत के उत्तर से ज्यादा नाराजगी नहीं हुई। चाहत बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। तो फिर तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी उन्हें चोट पहुंचाई है। अगर वे मेरी सुंदरता से ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं तो क्या? जब चाहत ये कह रही थी तो उसने अनजाने में एक प्यारा सा चेहरा बना लिया। हर कोई, अखंड सहित, एक बार में उसकी ओर आकर्षित हो गया। चाहत वाकई बहुत खूबसूरत थी। कयामत के शरीर में पुनर्जन्म लेने से पहले वो हमेशा शांत और आत्महीन रहती थी। हालांकि वह सुंदर थी और कोई भी उसकी सुंदरता की सराहना नहीं करता था, लेकिन अब चाहत आत्मविश्वास और शक्ति से भरी हुई थी। उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। अब उनके आसपास के अधिक से अधिक छात्रों का मानना था कि काव्या और राज ने चाहत को केवल इसलिए परेशान किया क्योंकि चाहत उनसे अधिक सुंदर थी। थोड़ी देर बाद चाहत ने कहा, काव्या और ताशा ने अभी कहा कि मुझे मेरी गरीबी की वजह से तंग किया जाता है। असल में मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी गरीबी किसी तरह से इस बात का कारण क्यों बन जाती है कि वह मुझे तंग करे। चाहत ने शांत और धीमे तरीके से, बिना किसी क्रोध या घृणा के कहा, जैसे कि वह नहीं थी जिसे धमकाया गया था। ये सुनकर काव्या और ताशा के बारे में सभी की राय बहुत कम हो गई। कुछ लोगों को चाहत के लिए गुस्सा और अन्याय भी महसूस हुआ। चाहत ने जो कहा था वह साफ सच था, जिसे सभी ने देखा और सुना था। चाहत ने अधिकांश छात्रों का समर्थन प्राप्त कर लिया। बिल्कुल, गरीब होने में क्या बुराई है? वे बदमाश हैं। कोई भी चुपचाप खड़ा होकर मार खाने का इंतजार नहीं करेगा। बेवकूफ, उसने लड़की के परिवार को भी अपमानित किया है। वह बहुत बुरी इंसान है। वहां मौजूद भीड़ ने ताशा को गलत ठहराना शुरू कर दिया। ताशा इतनी चिढ़ गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे बहस करे। काव्या भी हैरान रह गई, जबकि अखंड, राज और अजय इस नाटक से दूर रहे। उन्होंने देखा कि ताशा ने सभी का समर्थन खो दिया है और वह इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। लड़के भी अपनी प्रसिद्धि को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। चाहत, तुमने पहले क्या किया है? तुम्हारी गरीबी अब दूसरों की नज़र में एक समस्या बन गई है। ताशा ने चाहत की ओर नापसंदगी से आंखें घुमाई। ठीक है, उस स्थिति में तो मैं एक दिन बहुत अमीर हो जाऊंगी। चाहत ने जवाब दिया, वह जल्द या बाद में ऐसा करेगी। काव्या ने तुरंत मजाक उड़ाया, जी, अपने सपनों में जियो, चाहत। उसे विश्वास नहीं होता कि चाहत जीवन भर अमीर रह सकती है। मुझे लगता है कि यह संभव है, रीमा ने अचानक कहा।
रीमा को लग रहा था कि चाहत कोई साधारण लड़की नहीं थी। काव्या को आश्चर्य हुआ कि रीमा ने चाहत की मदद की। क्या उसे भी चाहत पर हंसना नहीं चाहिए था? काव्या, चलो चलकर देखते हैं। मैं अभी गरीब हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हमेशा गरीब ही रहूंगी। चाहत ने दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। इससे पहले कि काव्या और ताशा चाहत से बहस कर पाते, चाहत ने फिर से अपना मुंह खोल दिया। काव्या और ताशा, मैं तुम दोनों को सलाह देती हूँ कि अब से तुम मुझसे दूर रहो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। काव्या ने उन्हें ठंडी नज़र से चेतावनी दी। चाहत को वास्तव में इस बात की परवाह नहीं थी कि काव्या और ताशा उसकी बात सुनेंगे या नहीं। उसने उनके खिलाफ खुद के लिए खड़े होने का मन बना लिया था। काव्या और ताशा निश्चित रूप से चाहत की चेतावनी से नाखुश थे। चाहत, तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम। ठीक उसी समय अखंड ने बीच में टोकते हुए कहा, बस। काव्या उसकी प्रेमिका थी और उसे उसकी रक्षा करनी चाहिए। अखंड को अब समझ आ गया था कि रीमा चाहत की मदद करने के लिए यहाँ आई थी। अगर वह इसमें शामिल नहीं होती तो नाटक खत्म नहीं होता। लेकिन चाहत ने ताशा को मारा। ताशा हार मानने को तैयार नहीं थी। किंझेन के जवाब देने से पहले चाहत ने कहा, वह इसकी हकदार है। अगर वह भविष्य में फिर से ऐसा करती है तो एक थप्पड़ काफी नहीं होगा। तभी चाहत ने ताशा को ठंडी नजर से देखा। ताशा डर के मारे कांप उठी। अब रात चाहत से वाकई डर गई थी। चाहत, चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। हालांकि ताशा को डर लग रहा था, लेकिन वह इस तरह भागना नहीं चाहती थी। उसने शांत होने का नाटक किया और काव्या के साथ चली गई। या भाग गए। अखंड और उसके दोस्तों ने चाहत को देखा और फिर चले गए। उन सब ने मन ही मन सोचा कि चाहत अब सचमुच अलग हो गई है। ये देखकर चाहत ने केवल उपहास किया और फिर अपनी सीट पर वापस चली गई। बाकी छात्र बाद में इधर उधर हो गए, लेकिन एक लड़की का वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। वह चाहत के पास बैठ गई। मुझे अब भूख लगी है। मेरा खाना कहाँ है? हमेशा की तरह एक निर्दयी आवाज। हालांकि चाहत को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। रीमा के बैठते ही ईशानी को घबराहट महसूस हुई। वह भी उलझन में थी। क्या रीमा कुछ देर पहले चाहत पर हमला नहीं कर रहा था? अब वे इतने करीब क्यों दिख रहे हैं? आप उन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकते। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उन सभी को पीट देती। आपको पहले उन्हें सबक सिखाना होगा, फिर वे दूर चले जाएंगे। रीमा ने शिकायत की। वह चाहत से असहमत थी कि अभी क्या हुआ था। चाहत अपने होंठ खींचने से खुद को रोक नहीं पाई। रीमा वास्तव में एक बुरी लड़की थी जिसे लड़ाई झगड़ा बहुत पसंद था। हालांकि चाहत ने रीमा की कही और की गई बातों की सराहना की, लेकिन वह जानती थी कि वह अब एक किशोरी लड़की नहीं थी। उसकी आत्मा एक 25 वर्षीय परिपक्व महिला थी। चाहत किसी को तब तक नहीं पीटती थी जब तक कि ऐसा करना आवश्यक न हो। वह काय नहीं थी। चाहत ने कहा, अगर मैंने उन्हें पीटा है तो मुझे उनके इलाज का खर्च भी उठाना होगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहती। उम्मा। रीमा पहले तो अवाक रह गई, फिर उसे एहसास हुआ कि चाहत एक गरीब परिवार से है। उसे तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन रीमा को थोड़ा असहज महसूस हुआ। क्या चाहत का मतलब ये था कि उसे दूसरों के इलाज का खर्च उठाना पसंद था? रीमा ने हर बार जब भी किसी को पीटा था तो दूसरों के इलाज का खर्च उठाया था। उसने इस पर बहुत पैसा खर्च किया था, लेकिन हमेशा कोई न कोई ऐसा व्यक्ति रहता था जो उसे परेशान करता था। इस समय भोजन मेज पर था। रीमा ने तुरंत इन सब बातों को छोड़ दिया और अपने भोजन का आनंद लिया। भोजन उन तीनों के लिए पर्याप्त था। दूसरी तरफ राज की चोट के कारण अखंड और उसके दोस्तों को हॉस्पिटल जाना पड़ा। उन्हें खाने का मौका नहीं मिला। भोजन के बाद दोपहर की कक्षाओं के लिए अभी भी बहुत जल्दी थी। अधिकांश सीनियर स्टूडेंट अपनी कक्षाओं में वापस चले गए क्योंकि उन पर शैक्षणिक दबाव बहुत अधिक था। हालांकि चाहत के लिए अपना खाली समय पढ़ाई में बिताना आवश्यक नहीं था, इसलिए उसकी वापस जाने की कोई योजना नहीं थी। क्या तुम कक्षा में वापस जाकर पढ़ना चाहती हो या मेरे साथ समय बिताना चाहती हो? चाहत ने पूछा। नहीं, मैं पढ़ाई नहीं करने जा रहा हूँ। अगर मैं खाली रहूं तो मैं मौज मस्ती करना पसंद करूंगा। रीमा को पढ़ाई करना पसंद नहीं था। वह बाहर खेलने के लिए अपनी कक्षाएं छोड़ देती थी और जब वह खाली होती तो निश्चित रूप से पढ़ाई करने को तैयार नहीं होती थी। हालांकि रीमा हमेशा उच्च अंक अर्जित कर लेती थी, भले ही उसे पढ़ाई से बहुत नफरत थी। और कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो चाहे कितनी भी मेहनत से पढ़ाई क्यों न करें, हमेशा कम अंक ही लाते हैं। वास्तव में
यदि आप उच्च अंक प्राप्त करना चाहते थे तो आपको किताबों में लिखी हर बात को याद रखने के बजाय कुटिलतापूर्ण और सक्रिय सोच रखने की आवश्यकता थी। रीमा एक ऐसी चतुर लड़की थी जो अपने ज्ञान का पूरा उपयोग करना जानती थी। इसके अलावा वो पढ़ाई में भी कुछ समय लगाती थी। सिर्फ होशियार होना ही काफ़ी नहीं था। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यद्यपि ईशानी ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन उसे आराम की भी जरूरत थी। ईशानी अपनी कक्षा में शीर्ष 10 उत्कृष्ट छात्रों में से एक थी। उसे उम्मीद थी कि अगर वह प्रवेश परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेगी तो उसे एक बेस्ट कॉलेज में प्रवेश मिल जाएगा। ईशानी को पता था कि कब आराम करना है और कब कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी है। इस प्रकार वे तीनों एक छोटे से जंगल में चले गए। हालांकि ईशानी को रीमा के साथ थोड़ी असहजता महसूस हुई, लेकिन रीमा की ओर से उसे कोई अप्रिय व्यवहार नहीं मिला। ईशानी ने धीरे धीरे खुद को शांत किया। चाहत ने वास्तव में ईशानी से लेकर रीमा तक के डर को महसूस किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चाहती थी कि ईशानी स्वयं महसूस करे और निर्णय ले। इस बीच ताशा अस्पताल गई और उसने कुछ मरहम पट्टी लगाई, लेकिन उसका चेहरा अभी भी लाल और सूजा हुआ था। उसे बाद में घर वापस जाना पड़ा। छुट्टी का समय जल्द ही बीत गया और तीनों लड़कियां अपनी कक्षाओं में वापस चली गईं। हर बार जब चाहत अपनी कक्षा में जाती थी तो लोग उसे बहुत बुरी नज़रों से देखते थे, लेकिन इस बार चाहत ने पाया कि लोग उसे कम बुरी नज़रों से देखते थे। उसके कई फ्रेंड्स ने पहले ही देखा था कि चाहत ने आज सुबह काव्या के साथ क्या किया था और फिर कैंटीन में हुए नाटक के बारे में सुना था। अब वे जानते थे कि चाहत निश्चित रूप से अलग थी। फिर भी कुछ स्टूडेंट का मानना था कि चाहत ने बहुत सारी परेशानियां झेली हैं। चाहत को वास्तव में इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह बस अकेली रहना चाहती थी। वह केवल उसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ेगी जो उसके रास्ते में खड़ा होगा। काव्या और उसके दोस्त जानबूझकर चाहत की नज़रों से बच निकले। दोपहर की कक्षाएं कुछ ही देर में खत्म हो गईं। चाहत हमेशा की तरह ईशानी के साथ खाना खाने चली गई। उनकी मुलाकात अखन से नहीं बल्कि माइक से हुई। जैसे ही माइक ने चाहत को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वह तुरंत चाहत के पास भागा। चाहत, क्या संयोग है? चलो मैं तुम्हारे लिए खाना खरीदता हूँ, माइक ने कहा। क्यों? चाहत ने पूछा। वह वास्तव में माइक से परिचित नहीं थी। माइक को इतना विनम्र देखकर चाहत को पता चल गया कि उसे उससे कुछ बात कहनी है। माइक ने शर्म से अपना सिर खुजलाया, फिर सीधे जवाब दिया, ठीक है, मैंने देखा कि तुमने कल सड़क पर क्या किया था और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सिखाओ। यद्यपि माइक को सामान्यतः लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें एक्शन शो देखना बहुत पसंद था। ईशानी उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या बात कर रहे हैं। खैर, मैं कल ज्यादा नहीं दिखा। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं सिर्फ दिखावा कर रहा था और मुझे कराटे के बारे में कुछ नहीं पता? चाहत ने माइक के सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन उससे वापस पूछा। भले ही मैं गलत हूँ, लेकिन यह निर्विवाद सत्य है कि तुम कराटे में मुझसे बेहतर हो। अगर तुम मुझे अपना टीचर बनाने को तैयार हो तो ये सबसे अच्छा होगा। माइक ने चाहत को गंभीरता से देखा। अगर चाहत एक साधारण लड़की होती तो वह 3 पुरुषों को आसानी से हरा नहीं पाती। वह अवश्य ही कराटे की मास्टर होगी। माइक को चिंता थी कि चाहत उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगी, इसलिए उसने कहा, कृपया जब तुम पढ़ाई कर रही हो तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम जब खाली हो तो मुझे पढ़ा सकती हो और मैं तुम्हारी कक्षाओं का खर्च उठा सकता हूँ, या तुम जो भी मुझसे करने को कहोगी मैं कर सकता हूँ। कुछ भी। माइक ने अपना दृढ़ संकल्प दिखाने के लिए पूरी ईमानदारी से कहा। दरअसल माइक ने बात सही कही। चाहत पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन अब वह भावुक हो गई। उसने रिया के बारे में सोचा। चाहत के पास अब दोस्तों की कमी थी, जबकि माइक एक शक्तिशाली परिवार से था। भविष्य में उसे किसी दिन उसकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। चाहत ने स्वीकार किया कि उसने यह अपने भले के लिए किया, लेकिन इसलिए भी कि माइक एक अच्छा लड़का था और एक अच्छा दोस्त होगा। इस प्रकार चाहत ने उत्तर दिया, यदि आप चाहें तो मैं आपको सिखा सकती हूँ, लेकिन आपको मेरा टीचर बनने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपका पैसा भी नहीं चाहिए। मुझे बस आपकी मदद और समर्थन चाहिए। सच सच। माइक उत्साहित था कि चाहत सहमत हो गई। चाहत ने कहा, चूंकि अब हमारी सभी कक्षाएं समाप्त हो गई हैं, इसलिए मैं मुक्त हूँ और बाद में आपको पढ़ा सकती हूँ। सच सच। माइक ने उत्साह से फिर पूछा। यह उसके लिए सच होने से बहुत अच्छा था। जरूर जरूर जरूर, उसने कहा। माइक ने अपनी खुशी दिखाने के लिए कई बार अपनी बात दोहराई। अगर चाहत यहाँ नहीं होती तो वह बहुत ऊपर उछल पड़ता। फिर
माइक ने चाहत को एक बार फिर अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। चाहत ने स्वीकार कर लिया। वह ईशानी के साथ माइक के पीछे कैंटीन की दूसरी मंजिल की ओर चली गई। ईशानी अभी भी दोनों के बीच हुई चर्चा के बारे में जानने को उत्सुक थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह और अधिक जानकारी कैसे मांगे। हालांकि चाहत ने कहा था कि माइक को उसका टीचर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन माइक ने उसके साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए चाहत को बॉस कहने पर जोर दिया। चाहत पहले तो झिझक रही थी, दरअसल उसे बॉस कहलाना पसंद नहीं था। हालांकि माइक ने अपने बॉस या मास्टर को बुलाने पर जोर दिया। मास्टर की तुलना में चाहत के लिए बॉस अधिक स्वीकार्य था। भोजन के दौरान माइक ने चाहत को हमेशा बॉस कहा। उसने बिना किसी शिकायत के चाहत की सेवा की, जिससे आसपास के छात्रों का ध्यान आकर्षित हुआ। चाहत को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने माइक को ऐसा करने से रोक दिया। अगर ईशानी को उनकी चर्चा से सच्चाई का पता नहीं चलता, तो वह भी मान लेती कि माइक चाहत से प्यार करता है और उसका पीछा कर रहा है। जब ईशानी को बताया गया कि चाहत ने एक ही वार में एक आदमी को हरा दिया है, तो वह हैरान रह गई। लेकिन जब उसने सोचा कि आज सुबह चाहत और काव्या के बीच क्या हुआ था, तो उसे विश्वास हो गया कि चाहत वास्तव में शक्तिशाली थी। अचानक ईशानी को चाहत की अधिक प्रशंसा होने लगी। चाहत, क्या तुम मुझे भी सिखाओगी? ईशानी ने लगभग विनती की। जरूर, चाहत ने तुरंत जवाब दिया। चाहत को वास्तव में उम्मीद थी कि ईशानी कम से कम खुद की सुरक्षा के लिए कुछ कराटे सीख सकेगी, लेकिन वह कभी भी ईशानी को सीखने के लिए मजबूर नहीं करेगी। ये सब उस पर निर्भर करता है। यदि ईशानी बहुत कम समय के लिए इसके प्रति भावुक होती और फिर हार मान लेती, तो चाहत उसे सिखाने की जहमत नहीं उठाती, लेकिन यदि यू मिक्सी दृढ़ निश्चयी होती, तो चाहत उसे एक पेशेवर लड़ाकू की तरह प्रशिक्षित करने के लिए तैयार थी। भोजन के बाद वे तीनों सीधे छोटे जंगल में चले गए। वहां बहुत कम लोग थे। वे दूसरों को परेशान नहीं करना चाहते थे और न ही वे दूसरों को परेशान करना चाहते थे। चूंकि चाहत ने उन्हें सिखाने का वादा किया था, इसलिए उसे अपनी असली क्षमता दिखानी होगी। उसे उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि वह कराटे की असली मास्टर है। इस प्रकार चाहत ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने एक ही चाल में माइक को जमीन पर गिरा दिया। माइक दर्द से नहीं, बल्कि सदमे से हैरान रह गया। हालांकि चाहत ने संकोच नहीं किया, लेकिन उसका शरीर अब बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। उसकी ताकत सीमित थी। माइक को दर्द महसूस हुआ, लेकिन वह सुरक्षित था। एक योद्धा को अपने दर्द से सीखना और आगे बढ़ना चाहिए। यू मिक्सी, जो एक तरफ खड़ी थी, हैरान होकर अपना मुंह खोले खड़ी थी। अब वह पहले से कहीं ज्यादा चाहत की प्रशंसा करने लगी थी। अद्भुत, ये बहुत अद्भुत था। अब अपने पैरों पर वापस आ जाओ, चाहत ने माइक की आलोचना की, जो अभी भी जमीन पर लेटा हुआ था। चूंकि चाहत ने उन्हें पढ़ाने का फैसला किया था, इसलिए वह एक सख्त टीचर होगी। तेज स्टूडेंट को सख्त शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया गया। चाहत गुणवत्ता और दक्षता को सबसे अधिक महत्व देती थी, इसलिए वह उन्हें समय बर्बाद करने की इजाजत नहीं देती थी। माइक तुरंत खड़े हो गए और अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। चाहत का इरादा माइक को कौशल जल्दी से समझने देना था, इसलिए उसने बाद में पूरी ताकत से माइक पर हमला किया। बेशक, चाहत माइक को शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं करेगी। उसने माइक की क्षमता के अनुसार अपनी चाल को समायोजित किया। चाहत चाहती थी कि माइक को प्रशिक्षण के दौरान दर्द और कौशल दोनों का अनुभव हो। थोड़ी देर बाद माइक को अपने शरीर के चारों ओर बहुत दर्द होने लगा। हालांकि वह बहुत दर्द में था, लेकिन माइक रुकने या हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी चुनौती का साहस के साथ सामना किया। ईशानी पूरी तरह से प्रशिक्षण देखने में मग्न थी। हर बार जब माइक दर्द से चिल्लाती थी, तो वह उसी समय कांप उठती थी, जैसे उसे ही पीटा जा रहा हो। यद्यपि उस जंगल में बहुत कम लोग थे, फिर भी माइक की चीख ने कई छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। एक लड़के को लड़की द्वारा पीटते देख सभी हैरान रह गए। कुछ लड़कों ने तो शोर भी मचाया। क्या बकवास है, ये लड़की बहुत शक्तिशाली है। लड़का बिल्कुल भी लड़ने में सक्षम नहीं है। बिल्कुल, चलो मैं उनका एक वीडियो बना लेता हूँ, फिर उसे हमारे स्कूल के फोरम पर अपलोड कर देता हूँ। हाँ, एक लड़के ने अपना फोन निकाला और गोली चलाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह शुरू करता, चाहत और माइक ने उसे रोक दिया। क्यों रुके, आगे बढ़ें, मैं गोली चलाने वाला हूँ, लड़के ने चिंता से अपनी आवाज ऊंची की। चाहत ने लड़के को ठंडे अंदाज में देखा। वह उसकी तरफ बढ़ी। अच्छा, तुम मेरे साथ लड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर लड़का उनका वीडियो बनाकर स्कूल के फोरम पर डाल देता, तो सबको पता चल जाता।
चाहत मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। लड़का डर गया, फिर तुरंत मना कर दिया, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है। फिर वह दूर हट गया ताकि चाहत उसे भी जमीन पर पड़े लड़के की तरह न मार दे। जब चाहत और माइक ने लड़ाई बंद कर दी तो सभी धीरे धीरे इधर उधर हो गए। अरे बॉस, आप जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। मैं सही कह रहा हूँ। माइक को अब बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह चाहत के पास भागा। वह बहुत उत्साहित लग रहा था, जैसे वह चाहत के बजाय कराटे का मास्टर हो। चाहत मुस्कुराई, लेकिन वह दिल में परेशान थी। आम लोगों की तुलना में वह काफी अच्छी थी, लेकिन खुद की तुलना में चाहत जानती थी कि वह अभी भी कमजोर है। वह अपने पिछले अवतार जितनी ही अच्छी थी। अब आप कैसे हैं? ईशानी ने चिंता से माइक से पूछा। वह जानती थी कि माइक को चाहत की पिटाई से बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन जब उसने सामान्य चेहरा बनाया तो वह उससे पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सामान्य है। दर्द से आप सीखते हैं और सुधार करते हैं, माइक ने जवाब दिया। उसे बहुत मजा आया। इस समय चाहत ने गंभीरता से ईशानी से कहा, ईशानी, कराटे सीखना कभी भी आसान नहीं होता। अगर तुम वाकई मास्टर बनना चाहती हो तो तुम्हें लगातार दर्द और चोटों के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा तुम्हें दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए। खुद को एक फाइटर की तरह ज्ञान देने से तुम्हें फ्यूचर में खुद को बचाने में मदद मिल सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है कि तुम सीखना चाहती हो या नहीं। ईशानी का जन्म किसी अमीर परिवार में नहीं हुआ था। जब वह छोटी बच्ची थी तब वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजदूरी करती थी। दर्द कुछ हद तक उसका दोस्त था। जैसा कि चाहत ने कहा था, भविष्य में खुद को एक लड़ाकू की तरह प्रशिक्षित करना बहुत मददगार हो सकता है। विशेषकर एक लड़की के लिए अपनी सुरक्षा करना जानना एक बड़ा लाभ था। इस प्रकार ईशानी ने हार नहीं मानी। उसने साहस के साथ प्रशिक्षण स्वीकार किया। ईशानी को शुरू से ही सीखना पड़ा क्योंकि वह कराटे के बारे में कुछ नहीं जानती थी। चाहत ने ईशानी से यह नहीं कहा कि वह हर सुबह घर से स्कूल भागे। ये खतरनाक था। उसने ईशानी से स्कूल जल्दी पहुंचने को कहा और फिर दौड़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में चाहत ईशानी के साथ बहुत सख्त नहीं थी। उसने ईशानी को उसकी क्षमता के अनुसार अभ्यास करने की अनुमति दी। अखंड को किसी तरह ये खबर मिली कि माइक ने चाहत को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया है। शाम की क्लास में अखंड ने माइक से पूछा, मैंने सुना है कि तुमने चाहत के लिए भोजन मंगाया है। क्यों? अखंड को सच में नहीं पता था कि वह माइक से क्यों पूछेगा। चूंकि वह पहले ही चाहत से रिश्ता तोड़ चुका था, इसलिए यह उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था कि चाहत ने किसके साथ खाना खाया। लेकिन किन झेल खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। कुछ नहीं, मैं उससे बस सड़क पर मिला था, फिर उसके लिए खाना लाया था। माइक ने अखंड को सब कुछ नहीं बताया। अखंड जाहिर तौर पर जवाब से संतुष्ट नहीं था। वह माइक की आलोचना करने से खुद को नहीं रोक सका। तुम कब से चाहत से इतनी परिचित हो गई हो और मुझे कुछ नहीं बताया? माइक को अखंड की आलोचना से चिढ़ हुई। अखंड, तुम्हें क्या हो गया है? वह अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं उसके साथ खाना क्यों नहीं खा सकता? हालांकि माइक और अखंड ने एक साथ बहुत समय बिताया था, वे करीब नहीं थे। माइक को अखंड के साथ बहस करने की परवाह नहीं थी। इसके अलावा अब चाहत का माइक के दिल में एक महत्वपूर्ण स्थान था। वह बिना किसी संदेह के चाहत के लिए खड़ा होगा। अखंड थोड़ा गुस्से में था, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि यह उसका कोई काम नहीं था, इसलिए उसने अपना मुंह बंद कर लिया। 9:30 बज चुके थे। शाम की क्लास खत्म हो चुकी थी। जो छात्र रिच फैमिली से थे उन्हें कार से ले जाया जाता था, जबकि बाकी स्टूडेंट टैक्सी या बस से जाते थे। इसके विपरीत चाहत ने टैक्सी या बस नहीं ली, वह दौड़ी। हालांकि जिस जिले में चाहत रहती थी वह पुनर्निर्माण के अधीन था और असुरक्षित था, फिर भी चाहत को बिल्कुल भी डर नहीं था। ये पहली बार नहीं था कि वह रात में अकेली घर वापस आई थी। इससे पहले वह कभी भी खतरे में नहीं पड़ी थी। हालांकि आज रात अलग थी। कुछ ही देर में एक काली वैन चाहत के सामने आकर रुकी। कार से 3 युवक उतरे और सीधे चाहत के पास चले गए। हर आदमी की बांह पर टैटू थे। वे गुंडे लग रहे थे। आप चाहत हैं, है ना? तीनों के मुखिया ने निश्चय से पूछा। तुम्हें किसने भेजा? चाहत डरी नहीं, बल्कि शांति से पूछा। हालांकि उसे नहीं पता था कि उनके पीछे कौन था, लेकिन वह जानती थी कि उन्हें ताशा या राज ने भेजा होगा। एक अन्य व्यक्ति ने मजाक उड़ाया, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा किससे झगड़ा हुआ है? याद करने के लिए बहुत सारे हैं, चाहत ने कहा। अब तीनों गुंडों ने देखा कि चाहत हमेशा शांत रही थी।
वह बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी। उन्हें शर्म तो महसूस हुई, लेकिन साथ ही इच्छा भी हुई। वाह, कितनी बहादुर लड़की है। अब मुझे पता चला कि तुमने कपूर परिवार की बेटी के साथ दुश्मनी करने की हिम्मत क्यों की। इस बार गुंडे ने सीधे तौर पर उनके पीछे के लोगों को उजागर कर दिया। ये ताशा थी। चाहत को भी आश्चर्य नहीं हुआ। तो फिर क्या? चाहत ने हल्के से पूछा। वह चाहती है कि हम तुम्हारा रेप करें, फिर वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट करें। गुंडे ने चाहत को सब कुछ बता दिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि चाहत को ये पता है या नहीं, क्योंकि वे वैसे भी ऐसा करने वाले थे। यहाँ तक कि उन गुंडों को भी ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि उनके सामने खड़ी स्टूडेंट असाधारण रूप से सुंदर थी। उन्होंने पहले भी कई महिला छात्रों के साथ खेला था, लेकिन कोई भी चाहत जितनी सुंदर नहीं थी। दूसरी तरफ चाहत अब बेहद गुस्से में थी। उसका रेप करने और उसका वीडियो बनाने के लिए ताशा ने एक बार फिर हद पार कर दी। अपने सपनों में बेवकूफ। चाहत नाराज हो गई। उसने सीधे प्रमुख गुंडे के लन पर लात मारी। उस आदमी को उम्मीद नहीं थी कि चाहत उस पर हमला करेगी, और वो भी इतनी तेजी से। इससे पहले कि वह बच पाता, उसे तुरंत ही गोली मार दी गई। ठंडी रात में एक चीख बहुत जोर से सुनाई दी, जो बहुत डरावनी थी। वह आदमी बहुत दर्द से कराहते हुए जमीन पर घुटनों के बल झुका हुआ था। उसने अपने कान को दोनों हाथों से ढक रखा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। बाकी दो आदमी डरे हुए थे और भागना भी चाहते थे। उन्होंने खुद को दिलासा दिया कि एक टूटी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। चाहत महज एक किशोरी लड़की थी। इसके बाद दोनों ने चाहत को गॉलियंस की आलोचना की और उसे मुट्ठियों से मारने की कोशिश की। चाहत ने अपना बैग पहले आदमी के चेहरे पर जोर से फेंका। वह आदमी नीचे चला गया और उसकी वैन गिर गई। 1 सेकंड के भीतर चाहत ने अपना पैर उठाया और अपने पहले वाले दूसरे आदमी को लात मार दी। यह आदमी चाहत से बहुत भारी था, इसलिए जब उसने अपनी गोद में लात मारी तो वह लगभग गिर गया। चाहत ने एक बार फिर अपना बैग उठाया और उस आदमी के सिर पर उत्पाद का सार डाला। दूसरा आदमी तत्काल पकड़ा गया, फिर जमीन पर गिर गया। उसी समय पहले मैन ने वैन से एक स्टील पाइप आउट किया। वह चाहत के पास भागा। चाहत तुरंत पीछे हट गया, लेकिन इससे पहले कि चाहत फिर से लड़की पाता, एक कोने से एक छाया रेखा आई। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के 3 गुंडों की गर्दन पर अलग अलग युद्ध किया। वे गुंडे तुरंत असंतुलित हो गए। ये सब बहुत तेजी से हुआ। हालांकि चाहत ने ये सब साफ साफ देखा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह आदमी ऐसा कैसे कर पाया। चाहत को उस आदमी का चेहरा देखने से पहले ही खून की घिनौनी गंध आ गई। वह अनजाने में घायल हो गई। वह आदमी घायल हो गया। अगले ही पल चाहत की नज़र उस आदमी पर पड़ी। जैसे ही वह आदमी चाहत की नज़रों में आया, चाहत को देखकर आश्चर्य हुआ। यह आदमी विशेष रूप से सुंदर था। वह संभावित रूप से सबसे खूबसूरत आदमी था जिसकी चाहत से अब तक मुलाकात हुई थी। वह आदमी काले रंग के कपड़े पहने हुए था। उसकी लंबाई करीब 6 फुट 3 इंचेस और उम्र 25 साल थी। उसका चेहरा सुंदर और मजबूत था, बस उसकी त्वचा थोड़ी छोटी थी। संभवतः उस व्यक्ति ने चोटों के कारण बहुत अधिक खून खो दिया था, इसलिए वह अब पीला दिख रहा था। हालांकि वह आदमी घायल था, फिर भी वह खतरनाक लग रहा था, खासकर उसकी गहरी काली आंखें। यहाँ तक कि चाहत को भी खतरा महसूस हुआ। वह आदमी बहुत शक्तिशाली था। वह अवश्य ही एक असाधारण व्यक्ति होगा। क्या आप गाड़ी चलाते हैं? अचानक उस आदमी ने ठंडे लेकिन विनम्रता से पूछा। हाँ, चाहत ने तुरंत जवाब दिया। मुझे कपूर मैंशन तक ले चलो, ये तुम्हारा इनाम है, आदमी ने कहा और चाहत को बटेर के अंडे के आकार का एक हरा जैद निकाला। ये देखकर कि यह जैद था, चाहत ने अनजाने में अपनी जैद आंखों का इस्तेमाल किया। तब वह पुनः आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि जैद के चारों ओर घना सफ़ेद कोहरा था। चाहत को जैद के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन वह अपनी शक्ति से बता सकती थी कि यह जैद महंगा होगा। वह आदमी अवश्य ही बहुत धनवान होगा। बड़ा सौदा, चाहत ने बिना किसी देरी के जवाब दिया। उसने सीधे जैद ले लिया, इससे पहले कि वह आदमी उसे इसकी कीमत बता पाता। वह आदमी थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि चाहत ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। क्या उसे पता था कि यह जैद असली है? यदि उसे पहली नज़र में ही पता चल गया कि यह जैद असली है, तो वह निश्चित रूप से एक विशेष लड़की होगी। खैर, उस आदमी ने चाहत के साथ एक सौदा किया। इसके अलावा यह जैद वास्तव में असली था और इसकी कीमत करोड़ों रुपये थे। दोनों पक्षों की इच्छा के आधार पर समझौता किया गया। हालांकि चाहत ने उस आदमी के साथ यह सौदा केवल इसलिए किया था
क्योंकि वह जैद चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने इसके लिए उसकी आलोचना नहीं की क्योंकि उसने इसे स्वयं अर्जित किया था। वह आदमी पलटा और कार में बैठ गया। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि जैद लेने के बाद चाहत को पछतावा होगा। जब वह आदमी पलटा तो चाहत ने तुरंत जैद को टेलीपैथिक आंख स्थान में डाल दिया। जैसे ही जैद टेलीपैथिक आई स्पेस में पहुंचा, चाहत की आंखों के सामने सब कुछ साफ हो गया। उसे भी सुकून महसूस हुआ। जैद वास्तव में मददगार था। अब चाहत की और अधिक जैद इकट्ठा करने की इच्छा प्रबल हो गई थी, लेकिन उसे सप्ताहांत तक इंतजार करना पड़ा। चाहत बिना देर किए काली वैन में बैठ गई। उसने गाड़ी स्टार्ट की और चली गई, और तीनों गुंडे सड़क पर ही रह गए। अच्छा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी चोटों में मदद करूं? विनम्रता से चाहत ने उस आदमी से पूछा। नहीं, धन्यवाद, आदमी ने जवाब दिया। उसका बात करने का कोई इरादा नहीं था। चूंकि वह आदमी उसकी मदद नहीं चाहता था, इसलिए चाहत ने अपना मुंह बंद कर लिया। कुछ सेकंड बाद चाहत को अचानक एहसास हुआ कि उसने गलत फैसला किया है। उसने बदमाशों की कार को सीधे भगा दिया। क्या होगा अगर उन्होंने उस पर चोरी का मुकदमा कर दिया? और सड़क के चारों ओर निगरानी कैमरे लगे हुए थे, वे इससे इनकार नहीं कर सकते थे। ये सोचते हुए चाहत ने जोर से ब्रेक लगाया। पीछे वाली सीट पर बैठा आदमी आगे निकल गया। तुम्हें क्या हो गया है? आदमी ने असंतुष्ट होकर पूछा। उसकी आवाज़ पहले से कहीं ज्यादा कमजोर लग रही थी। हमने अभी अभी दूसरों की कार छीनी है। अगर मुझ पर चोरी का मुकदमा चला तो क्या होगा? सड़क पर निगरानी कैमरे लगे हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर सकती। चाहत चिंतित थी। वह पुलिस स्टेशन में नहीं फंसना चाहती थी। आराम करो, तुम इसमें शामिल नहीं होगी, आदमी ने कहा। दृढ़ निश्चय के साथ उसकी आवाज़ ने चाहत को डालसा दिया। वह और समय नहीं टूटा और गाड़ी चली गई। कुछ ही देर में चाहत का फोन बजा उठा। फोन करने वाले का पता देखे बिना ही चाहत समझ में आ गया कि फोन किसका है। ये निश्चित ही उसकी मां रागिनी जी का था। चाहत ने तुरंत अपना फोन निकाला। ये वास्तव में रागिनी जी का कॉल था। उसने तुरंत फोन उठाया। इससे पहले कि चाहत कुछ बोलती उससे पहले ही रागिनी जी अपने परेशानी भरी आवाज में बोली, चाहत, तुम अभी कहाँ हो? अभी तक तुम घर क्यों नहीं आई? अगर आप सबको मेरी ये न्यूज़ स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें।